बजट ब्रह्मास्त्र की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश कर दिया है। बजट के बाद पोस्ट इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम अशोक गहलोत ने कई मुद्दों पर बात की और कहा कि अपनी योजनाओं की बदौलत राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। सीएम अशोक गहलोत से खास बातचीत की दिल्ली न्यूज एडिटर आदिति नागरनी। अशोक गहलोत ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं पर खासा फोकस रखते हैं और उसी लिए जाने जाते हैं। यहां तक कि जब कोरोना काल था तो उन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति भूखा न सोए। उनकी चिरंजीवी योजनाओं को अब ओबामा केयर से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हमारे साथ खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं, बजट पे चर्चा करेंगे। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, मैं ये समझना चाहूंगी कि बजट कई प्रकार के होते हैं। बजट होता है, कभी कहा जाता है राजनीतिक है, कभी कहा जाता है चुनावी है, कभी इसको गरीब का बजट, किसान का बजट, यहाँ तक कि कई बार सांप्रदायिक बजट भी होता है। आपका ये बजट कैसा है? क्योंकि विपक्ष इसको कागजी बजट बता रही है क्योंकि और कुछ है नहीं। आप इस बजट को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष जो है पिछली बार भी जो है ये कह रहे थे पैसा कहाँ से आएगा, तो मैंने मजाक में कहा जादू से आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो बजट जो है वो तो आंकड़े बताते हैं, पूरी तरह इम्प्लीमेंट कैसे होगा ये सबके आश्चर्य की बात है। तमाम एमएलए आपको कहेंगे खाली घोषणा नहीं हुई बल्कि हमारे वहाँ सब काम भी हो गए, अधिकांश लोग ये कहेंगे। तो ये जब बजट पूरा इम्प्लीमेंट हो गया पिछली बार वाला भी, तब भी कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा, अब भी कहते हैं खाली घोषणा हुई है। वो देखेंगे, अभी साथ साथ में हम लोग अभी से सैंक्शन जारी करना शुरू कर रहे हैं। जैसे ही बजट पास होगा और वो मार्केट में आ जाएगी। सर, एक मास्टर स्ट्रोक रहा है चिरंजीवी, उस पे समझना चाहेंगे कि चिरंजीवी क्या है और ये निरोगी राजस्थान, ये क्या अलग चीजें हैं? इस पे थोड़ा कंफ्यूजन है, आप ढंग से इसको समझाएं। जो लोग जो भर्ती होते हैं, सीरियस होते हैं, ऑपरेशन होता है, तो उसके लिए जो हमने पहले 10 लाख था 25 लाख कर दिया। किडनी, लीवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, अलग अलग हिसाब होता था। अब हमने कहा नहीं, आप वो कॉन्फिडेंस रखे हुए व्यक्ति, एक परिवार, एक गरीब आदमी के घर में चर्चा हो गई है कि अब मेरा इलाज जो है 25 लाख तक का होगा तो सरकार देगी। बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया लोगों के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, जीरो की राजस्थान की बात हम करते हैं। ये स्कीम हमने सरकार बनते ही शुरू की थी, पूरा राजस्थान निरोगी रहना चाहिए। कोरोना आ गया था तो उसमें सरकारी अस्पताल जो है ओपीडी प्राइवेट वाले अलाउ नहीं करते। चिरंजीवी योजना है, प्राइवेट हॉस्पिटल 800 उनमें अलाउ है और सरकार में है अलाउ चिरंजीवी। ये जो निरोगी राजस्थान स्कीम है ये सिर्फ सरकारी अस्पतालों में है, क्योंकि ओपीडी प्राइवेट वाले ले नहीं रहे। बिल्कुल। तो हम सरकारी अस्पताल में 3.5 करोड़ लोगों का इलाज हो चुका है, क्योंकि वो लोग जाते हैं, उनका फ्री इलाज होता है, दवाई फ्री, टेस्ट फ्री, एमआरआई फ्री, सीटी स्कैन फ्री, सब कुछ फ्री। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होगा जो यहाँ हो रहा है। दरअसल पिछले 1 साल में 2022 के बजट की जो हम बात कर रहे थे उसमें भले ही विपक्ष बार बार इसको कागजी और इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा है, लेकिन कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 1 साल में नहीं कर पाए कि आपने बजट में ये कहा था और ये नहीं हुआ। इसीलिए एक सवाल आपसे, क्योंकि मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है बिजली को लेकर। नहीं, एक सेकेंड जी, मैं करेक्ट कर दूं। एक ये चिरंजीवी योजना में एक और बात है जी, इसमें एक और दुर्घटना बीमा भी है, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा भी है। बिल्कुल। पहले 5 लाख का था। हमने अनुभव किया, परिवार में केवल एक्सीडेंट होता है, 2-3 लोग मर जाते हैं और चौथा आदमी होता हो सकता है वो अलग परिवार का हो, उसको मिलते 5 लाख। और इस परिवार में 3 लोग मरे तो 5 लाख मिलेंगे। बिल्कुल। तो लगता भाई ये क्या हुआ, उनको 5 लाख मिले, हमारे परिवार को 5 लाख मिले, तो हमने कहा इसके 10 लाख कर देते हैं। अब हमने दुर्घटना बीमा डबल कर दिया, 10 लाख कर दिया। बिल्कुल सर। इस प्रकार हम ध्यान रखते हैं बात का। एक बात और है, जो लोग भर्ती हो रहे हैं उनके 5 दिन पहले का भर्ती होने से और भर्ती होगी जब छुट्टी होगी अस्पताल से 15 दिन बाद तक का खर्चा सरकार देगी। हर चीज में इतनी इम्पोर्टेंट माइन्यूटली देखा गया, क्योंकि ये सारी वो कोई सोच नहीं सकता इन बातों को। दुर्भाग्य से क्या लोग ना तो स्टडी करते हैं
ना जानकारी प्राप्त करते हैं, ये स्थिति बन जाती है। क्योंकि दरअसल क्या होता है कि आपने स्कीम तो दे दी, पर कोई आदमी जब जाता है हॉस्पिटल तक तो बहुत सारी अड़चने आती हैं, और इस बजट में शायद आपने उन अड़चनों को सॉल्व किया है। लेकिन एक देखिए, अड़चने कुछ तो आएगी, कुछ तो बदमाशी करते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले लोग, कुछ सहयोग करते हैं, कुछ ज़्यादा वसूल कर लेते हैं, वो गलत बताते थे ऑपरेशन को, ये शिकायत आएगी। इतने बड़े काम है ये स्कीम। सबसे बड़ी बात समझने की बात यह है कि आयुष्मान भारत है, तो खाली सोशो इकोनॉमिक सेंसस जो हुआ था यूपी गवर्नमेंट में, उन तक ही सीमित है वो योजना, लोग समझ नहीं पाते हैं। 20-30% होगा, 40% होगा मान लो। बाकी राज्यों में कहीं मैं देख रहा हूँ 22% कवरेज है, कहीं 25 है, कहीं 30 है, कहीं 35 है। गुजरात में 44% है मेरे ख्याल से, 42 या 40%। हमारे यहाँ पे पूरे प्रदेशवासियों के लिए है, लिमिटेड नहीं ये है। बहुत बड़ी बात है। अमीर गरीब मिडिल क्लास कोई हो, 90% तक तो वो सम्मिलित हो चुके हैं, 90% तक। और बाकी जो कुछ लोग अनभिज्ञ होते हैं, गरीब आदमी मालूम ही नहीं उसको, उसका हम ट्राई करते हैं क्यों नहीं वहाँ तक पहुँचे हम लोग। हालांकि आपको जाएगा आश्चर्य होगा कि मैंने यहाँ तक रखा है, अगर मान लीजिए वो उसने कार्ड नहीं बनवाया है चिरंजीवी की योजना का और बीमार पड़ गया, भर्ती हो गया अस्पताल के अंदर, उसका इमीडिएटली इतला होगी कलेक्टर को। कलेक्टर अगर फॉर्म नहीं भरा, वो कवरेज उसको नहीं हुआ है, तो भी उसको कवर कर लेंगे, इलाज शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, नहीं तो आज तक हमेशा ये होता था कि या तो आप पहले बनवा लें या तो वरना आप कवर नहीं होंगे। आप तो इस योजना में है ही नहीं, इस पर नहीं भी कोई योजना है, तब भी वो उसको हम इलाज करेंगे उसको पूरा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर, इसीलिए आपने चीजें आसान करी। लेकिन एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है सर बिजली को लेकर, कि किसानों को आपने 2000 यूनिट और जो घरेलू के लिए आपने 100 यूनिट की जो बात करी है सर, ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक अगर सिर्फ इसी को देखा जाए कि तो किसानों के लिए मदद प्लस ये राजनीतिक लिहाज। देखिए बात सुनिए, जो कोविड-19 के बाद में और महंगाई का जो दौर चल रहा देश में, उससे हम लोग सोच नहीं सकते गरीब आदमी की क्या स्थिति बनती है। कोई कल्पना के बाहर की बात है, लोगों की कमर टूट चुकी है, अच्छे से नौकरियां छूट गई लोगों की, बेरोजगार हो गए लोग, बहुत हालत खराब है। तो हमने सोशल सिक्योरिटी को बनाया अपना थीम सरकार का, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सोशल सिक्योरिटी। उसमें पेंशन देते हम 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। और मैंने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट की है कि आप जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने बनाया कानून पार्लियामेंट के अंदर, RTI बनाया, नरेगा बनाया, RTE बनाया एजुकेशन वाला, और साथ में हमने बनाया है फूड सिक्योरिटी बनाया। उसी ढंग से आप ये कानून बनाओ, देश भर में सबको एक ही पेंशन मिले। अभी हर राज्य सरकार अपने हिसाब से करती है। और भारत सरकार तो आपको जाने की हंसी आएगी, 200 रुपये 300 रुपये देती है 10-20 लाख लोगों को उसमें। जैसे मान लीजिए मैं दे रहा हूँ 1 करोड़ लोगों को लगभग, वो दे रहे होंगे 20-30 लाख, उसके अंदर हिस्सा अपना 300 करोड़ का खर्च हो रहे हैं 9,000 करोड़। 9,000 करोड़ रुपये हम बांट रहे हैं, 300 करोड़ सरकार भारत सरकार आ रहे हैं। ये क्या तरीका हुआ? हम चाहते हैं कि इसको भी आप CSS की तरह योजना बनाएं, पार्लियामेंट में कानून पास करें, हमेशा के लिए उनका आराम हो जाएगा। DA बढ़ेगा तो उनका और बढ़ जाएगी पेंशन, कोई सिस्टम बन जाएगा। वो है कौन? बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, निस्तक जन हैं और विधवाएं हैं, यही तो है। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनके लिए जिंदगी आराम से निकले ओल्ड एज के अंदर। तो ये व्यवस्था हमने करी, सुनिश्चित करी। बिल्कुल सर, भारत सरकार को आगे आना चाहिए, मेरा मानना है। सर अभी चिरंजीवी की बात हो रही थी, एक सवाल मेरा इसमें रह गया। कल मैं कुछ डॉक्टर्स से मिली, तो ये राइट टू हेल्थ का जो बिल है, इसमें डॉक्टर्स कहीं ना कहीं हिचकते हैं, और खास तौर पे अब आपने इस चिरंजीवी को, तो उस पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये भी एक बड़ी कम्युनिटी है सर। देखिए, कुछ तो लोगों को तकलीफ हुई है क्योंकि फ्री इलाज होने लग गया, पर ये प्राइवेट वालों को तो पैकेज मिला हुआ है। ये इनको आगे आगे कॉपरेट करना चाहिए, इनको आगे कॉपरेट करना चाहिए। और इनको जो आशंकाएं थी वो हम दूर करेंगे। इनकी आशंकाएं थी कि साहब इमरजेंसी में लिख दिया आपने कि आपको इलाज करना पड़ेगा। हमारी मंशा ये थी कि अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट चाहे बिहार का आदमी है, यूपी का है,
उड़ीसा का कहीं का भी है, और राजस्थान में अगर एक्सीडेंट हुआ तो इमीडिएटली जो नियरेस्ट अस्पताल है वहाँ जाके उसको इलाज शुरू हो जाएगा 72 घंटे तक कम से कम। बाद में उनको शिफ्ट कर देंगे अस्पताल में, सरकारी अस्पताल, जब तो उसके घर वालों को मालूम पड़ जाएगा। पर एक बार इलाज शुरू हो जाए जिंदगी बचाने के लिए, जीवन बचाने के लिए। बहुत बड़ी सोच है, क्योंकि कई बार हम सरकारी अस्पताल पहुंचते पहुंचते बहुत सारी जानें ऐसी हैं जो बच सकती हैं लेकिन नहीं बचा पाते क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप पहले उस केस के अंदर जो है उनका एतरार था, सब आपने लिख दिया कि इमरजेंसी में, इमरजेंसी के पेट दर्द होगा, वो आ गया मेरे इमरजेंसी होगी, आ गया यहाँ पर, तो हम कैसे करेंगे? तो हमने कहा आपकी बात में दम है, हम उसको ठीक करेंगे। हम लिख देंगे एक्सीडेंट केस आ जाए, सीरियस आ जाए, आप कुछ कर लेंगे, आपकी भावनाओं का हम सम्मान करेंगे। उनको भी चाहिए कि वो भी सरकार की भावना समझे बिल्कुल कि जब यूनिवर्सल हेल्थ सर्विस हमने दी है देश प्रदेश को, देश में नहीं दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, 99% मैं सही कह रहा हूँ कि दुनिया किसी मुल्क में ऐसी स्कीम नहीं होगी जहाँ सब कुछ फ्री हो। ओबामा केयर जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे उन्होंने शुरू किया ओबामा केयर, वो भी पूरी कामयाब नहीं हो पाई है। इस योजना में हमें राजस्थान वाले गर्व होना चाहिए कि हमारी सरकार ने हर घर में सर्दी जुकाम भी होता है 400-500 रुपये खर्च हो जाते हैं, और यहाँ तो भले हजारों करोड़ लाखों लोग खर्च हो क्रिटिकल फ्री कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को चाहिए अपना नजरिया बदले और उनको आगे आके समर्थन करना चाहिए। सर, आपने देश दुनिया की बात करी, एक सबसे बड़ा इस पूरे बजट में जब मैं कल सुन रही थी विधानसभा में 500 रुपए, हालांकि पहले भी आपने इस बात का जिक्र किया था, लेकिन 500 रुपए की गैस सिलेंडर, सर कंट्री में तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैं लगातार कवरेज पे जाती हूँ तो मैंने पिछले 8 सालों में उज्ज्वला योजना की बात बहुत सुनी। उज्ज्वला योजना की बात इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत सक्सेस भी रही, उसका बहुत प्रचार प्रसार भी हुआ, और ये कहा गया कि महिलाओं को अब चूल्हे पे नहीं जाना पड़ेगा। पर अब उज्ज्वला योजना में जब सिलेंडर 1000-1200 के हुए तो महिलाओं ने सिलेंडर छोड़ के वापस चूल्हे पे चली गई। तो ये जो आपकी योजना है ये बहुत कारगर रहेगी उन महिलाओं के लिए, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा रोज सुबह की। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान सरकार का आभारी होना चाहिए कि जो योजना उन्होंने शुरू करी उज्ज्वला योजना, और फ्री सिलेंडर दिया, 1 सिलेंडर दिया सिलेंडर, वो चूल्हे आपने भी कहा वो सब बंद पड़े हैं क्योंकि 400 रुपये था वो 1040 रुपये हो गया कीमत उसकी। तो हमने उज्ज्वला योजना वालों को जो चूल्हे बंद थे चूल्हे वापस प्रारंभ करवा रहे हैं। योजना प्राइम मिनिस्टर की थी, मोदी जी की थी, खूब प्रचार किया उन्होंने इसका। अब हम उसको अगर सप्लीमेंट कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट आगे आकर के 500 रुपये दे रही है सिलेंडर, बीपीएल को दे रही है, उनको भी दे रही है, तो उनको खुश होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को आगे आकर के। और बल्कि उनको कहना चाहिए सभी राज्यों में क्यों नहीं केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना के लिए जैसे हमने किया है 500 रुपये, क्यों नहीं केंद्र सरकार घोषणा करे कि जो योजना हमने शुरू करी थी उस योजना में खामी रह गई, वो गरीब लोग थे खरीद नहीं पा रहे हैं, इसलिए पूरे देश के अंदर जितने उज्ज्वला योजना के कंज्यूमर है उन सबको भारत सरकार 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी, ये घोषणा होनी चाहिए। सर, क्योंकि मोदी जी की बात हुई तो भाजपा की राजनीति गाय के इर्द गिर्द रही है हमेशा, कभी भी हुआ, सुरक्षा हुआ, अभी हाल ही में काऊ हक डे, तमाम चीजें काऊ। लेकिन आपने प्रधानमंत्री जी से या केंद्र सरकार से बात कही थी कि लिम्पी को आप महामारी घोषित करें, लेकिन नहीं हुआ। और अब आपने लिम्पी के लिए जो जितने पशुपालक हैं उनके लिए 40,000 रुपए जो मरी गए, तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए मदद है। तो इसको कैसे देखते हैं? आपने उनका एक और एजेंडा ले लिया, इसको ऐसे ले लिया? नहीं, एजेंडा लेने की बात नहीं। देखिए, जो दुधारू पशु है, किसी किसान की मर गया वो लंपी में, क्या बीतती उसके ऊपर, तो हमने कहा उनको हम देंगे। हमने केंद्र सरकार को कहा था कि आप कोविड की तरह इसको भी आप आपदा घोषित कर दो, पैसा वहां से मिल जाता हम लोग। हजारों गाय मरी सर, तो वो नहीं दे रहे हैं, तो हमने कहा कि हम देंगे पैसा, 40,000 देंगे प्रति पशु, कम से कम उसको राहत मिले। और तो और जो पशु बीमा मैंने किया है उससे बड़ी बात है। अब 2 दुधारू पशु हर परिवार में, उसका बीमा सरकार करवाएगी। अच्छा, अब कुछ भी होता है तो वो आपकी अब हम जिम्मेदारी है। जैसे मनुष्यों का जो किया हेल्थ का, ये उसी ढंग का राजस्थान गवर्नमेंट ने पहल करी है। केंद्र की योजना है कोई 50,000 पशुओं के लिए, वो सबको मिला के बकरी मिला के, बकरी गाय भैंस होगी, उसमें पता ही नहीं उसका कोई इम्पैक्ट नहीं, ना कोई लागू है योजना एक प्रकार से नहीं के बराबर है। हमने प्रॉपर ये कहा है कि हर
घर में हर परिवार में 2 दुधारू पशुओं का बीमा स्टेट गवर्नमेंट प्रीमियम भरेगी और वो बीमा करवाएगी उनका, ठीक है। 40,000 रुपये प्रति गाय उनको मिल सके। बिल्कुल सर। और ओपीएस तो हम 5 रुपये प्रति लीटर दे रहे दूध का पशुपालकों को, कितने स्टेट दे रहे हैं। हम तो पशुपालकों का भी, किसानों का भी, सबका ध्यान रख रहे हैं हम तो। बिल्कुल सर। 15वां बजट, ऐतिहासिक बजट, और ये सब सुन के लगता है कि और ऐतिहासिक है, लेकिन ओपीएस पे बात करना चाहती हूँ। पर उससे पहले एक बात याद आई, जैसे आपने कहा कि बचत, राहत, बढ़त, ये तमाम बातें आपने कही, इसमें सामाजिक सुरक्षा की बात आपने कही, क्योंकि ये ओपीएस वो स्कीम है जिसकी वजह से हिमाचल में आपकी सरकार दोबारा आई, और ये अब एक डिस्कशन का मुद्दा है, कई जगह डरने का भी मुद्दा है। लेकिन अब आपने इसका दायरा और बढ़ा दिया, इसमें आपने बोर्ड कॉर्पोरेशन को ले लिया। इसका कितना फायदा राजस्थान की जनता को मिलेगा, उन कर्मचारियों को मिलेगा? देखिए, ये भी सिक्योरिटी है। कर्मचारी 35 साल से नौकरी करता है, उसको अगर 35 साल लगे, पता नहीं बुढ़ापे में क्या होगा। ये एनपीएस तो जो है नई पेंशन स्कीम, ये तो भी अडानी जी का जो मान लीजिए ये हुआ है शेयर मार्केट में, तो एसबीआई भी, एलआईसी भी सब के नीचे आ गए शेयर। तो ये जितना पैसा जमा हो रहा है एनपीएस में, वो पैसा जाता है शेयर मार्केट में जा रहा है और म्यूचुअल फंड में जा रहा है। उस वक्त पता नहीं म्यूचुअल फंड की क्या स्थिति बनेगी और शेयर मार्केट क्या स्थिति बनेगी, तो उसके हिसाब से इसको पेंशन मिलेगी बेचारे को। तो क्या उसका फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं है सर। सिक्योरिटी नहीं है। मुझे याद है कि मैंने 35 साल पहले 20 साल बीमा करवाए थे म्यूचुअल फंड के अंदर, एसबीआई का था मेरे ख्याल से। मुझे 5 साल बाद 20 साल ही मिले वापस, क्योंकि तब तो डाउन हो गया म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड और ये जितने आपके शेयर मार्केट हैं, ये तो डिपेंड करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उसमें क्या आपको रिटर्न मिलता है। तो मेरा वो अनुभव भी काम आ रहा है कि भाई मैं क्यों इनको कर्मचारियों को एनपीएस के ऊपर डिपेंड करवाऊं, जो पता नहीं इनका क्या होगा। और जब आदमी को कुछ इनसिक्योरिटी होती है तो कुछ लोग करप्शन भी करते हैं उसमें, कभी पैसा कमा कर कोई बुढ़ा में मेरा क्या होगा। तो मैंने उनको परफेक्ट। अच्छा, दूसरी बात ये है, आर्मी में तो है ओपीएस, बीएसएफ में ओपीएस नहीं है। अभी हाईकोर्ट ने कहा, दिल्ली हाईकोर्ट ने सबको देना पड़ेगा, पैरामिलिट्री फोर्सेज को देना पड़ेगा सबको। बिल्कुल सर। ये भेदभाव कैसे हो सकता है? ह्यूमन राइट कमीशन कहता है आप ये स्कीम बंद करो, काम की नहीं है। आपका सीएनएजी जो है, उसने कहा अभी तक तो 15 साल हो गए, पता नहीं कितने साल हो गए इस वक्त, अभी तक नियम कायदे नहीं बने, इकाई की स्कीम है। और तीसरा जुडिशियल कमीशन कह रहा हम नहीं स्वीकार करेंगे। इसका मतलब हाईकोर्ट जजेस को सबको तो मिलेगा ओपीएस और हमको, बाकी को मिले एनपीएस। क्या मामला होगा? भेदभाव नहीं हुआ क्या ये? तो जो आलोचक है मेरे योजना के, है आलोचक बड़े सम्मानित लोग हैं देश के, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। परंतु मैं पूछना चाहूँगा कि अगर मान लो इस प्रकार के हालात है, तो आप इनको जवाब दीजिए कि क्या होगा। आप जो पुराने पेंशन ले रहे हो, उनको डीए भी बढ़ता साथ में। कोई डीए छोड़ने को तैयार है वो? अगर उनको लगता है मैं बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, इतना पैसा किस काम का आगे वालों को, आने वाली पीढ़ियों को, उनको को आप अपना डीए छोड़ सकते हो क्या? आपको 2 लाख पेंशन मिल रही है, 3 लाख पेंशन मिल रही है, आप डीए छोड़ दीजिए। कहने मतलब कि ह्यूमन राइट कमीशन मना कर रहा है, सब मना कर रहे हैं। तो ये हमारी जो सोच है, ये कोई हर चीज़ को राजनीति से नहीं देखना चाहिए। अगर मुझे प्रदेशवासी ने यहाँ बैठाया है, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं हर प्रदेशवासी का, हर वर्ग का, मैं उनकी ध्यान रखूँ, सुनिश्चित करूँ उनके जो इंटरेस्ट है उसका मैं ध्यान रखूँ। सोच की बात अभी आपने कही कि सोच, सर तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ये 2 राज्य हैं, उसके बाद अब राजस्थान। एनएफएसए के तहत अब जब आपने ये सोचा कि मैं भी ऐसा करूं प्रदेश में कि 1 किलो तेल, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल घर घर तक पहुंचे 1 लाख जो लोग हैं, तो ये इसके पीछे की क्या सोच थी सर? वही मैंने कहा ना आपको, अभी राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी वो काहे के लिए है? महंगाई, बेरोजगारी, शांति, प्रेम, भाईचारा और अमीर गरीब के बीच में बहुत खाई बढ़ गई है, नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है ना? वही मेरे बजट की थीम है, वही हमारे अगले चुनाव में ये थीम रहेगी। कहने का मतलब ये है कि आज जो है, अगर कोरोना के बाद में घर चलाना मुश्किल हो गया महिलाओं का, अब तो फिर महिला है,
आप तो महसूस करती होगी कैसे घर चला है, हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने अगर मान लो ये किया है फूड पैकेट देने का, तो इसमें हर परिवार को एक राहत मिलेगी, हर परिवार राहत मिलेगी। और सोच समझ के मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लाए हैं, इसमें बहुत बड़ा उनको लाभ मिलेगा, मैं समझता हूँ कि, और ये सोच समझ के लाया गया। बिल्कुल सर। सर एक चीज समझनी थी, आपने 2028 का डॉक्यूमेंट, करीब 76 लाख लोग हैं वो NFS वाले, जिनको ये उनको मिलेगा ये। बिल्कुल सर, आपने 2028 की बात कही, 2028 का डॉक्यूमेंट, और ये पहली बार हुआ कि दिल्ली तक भी चर्चा हो रही थी या गांव-गांव तक आपके बजट की 3 महीने पहले से चर्चा थी कि कुछ आने वाला है। ऐसा क्यों सर? इस बार का इतना इंतजार भी था और आपने खुद कहा कि 2028 का डॉक्यूमेंट, इसको समझना चाहेंगे सर? मेरे मन लोग समझते था कि चुनाव आ गए इसलिए बजट पेश किया था। मैं कहना चाहूँगा कि चुनाव से कोई संबंध नहीं इसका, क्योंकि पिछली बार बजट आया था मेरा तब तो चुनाव नहीं थे, उसके पहले आया तब तो नहीं थे, तब भी हम ऐसी स्कीमें लेके आए हैं। दवाएं फ्री करी उस वक्त में भी हम लोगों ने, दवाएं फ्री करी थी, टेस्ट फ्री किए थे, उस वक्त की चर्चा पूरे देश में हुई थी इसकी। डायलिसिस फ्री कर रही स्टेट गवर्नमेंट, सभी ब्लड टेस्ट फ्री, सभी टेस्ट फ्री थे, MRI और CT स्कैन फ्री थे ओल्ड लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए था। कहने का मतलब जो हमारी थीम है उसको लोगों ने पसंद किया उस वक्त में, इस बार हमने इसके मुंह को मजबूत किया। सर एक चीज समझना चाहेंगे कि जब अरविंद केजरीवाल फ्री बिजली बांटते हैं तो मोदी जी नाराज होते हैं कि आप मुफ्त की रेवड़ियां हैं, पर फिर जब राशन की बात आती है तो बीजेपी बांट देती है राशन। फिर अब अगर आपकी बिजली को दिल्ली ये कहे कि तो फ्री मुफ्त की रेवड़ियां हैं, तो ये बहस का विषय तो अभी हमने उपभोक्ताओं को राहत दी है। मैं फिर कहूँगा महंगाई इतनी भयंकर है कि हमने जो है पहले 50 यूनिट अब 100 यूनिट कर दिए हम लोगों ने, और किसानों को हमने पहले 1000 रुपये दिए थे, अब 2000 यूनिट तक फ्री कर दिए पहले, तो बहुत बड़ी राहत उनको मिली है। और ऐसी राहत की उनको आवश्यकता है, आवश्यकता। इतनी भयंकर महंगाई चल रही है, कोविड में मैंने फिर आपको कहूँगा बर्बाद हो गए लोग, तबाह हो गए, घरों के मेंबर चले गए, कमाने वाले चले गए। हमारी गवर्नमेंट ने ये फैसला भी किया है, जो अनाथ बच्चे हो गए, माँ बाप मर गए जिनके, उनको उन सबको हम नौकरी दे रहे हैं राजस्थान के अंदर। पैकेज दिया मैंने 1 लाख रुपए एक मुश्त, 2500 रुपये प्रति माह अनाथ बच्चों को, और 5 लाख FDR करवाइए, जिससे कि 18 साल के होंगे तो उनको वो पैसा मिल जाएगा। सर जिस तरीके से आपने युवा, महिला, तमाम, शायद विपक्ष के पास इसीलिए कोई, क्योंकि एक ट्वीट नहीं आया, कोई एक चीज नहीं आई, लेकिन एक सवाल यह है कि बच्चों के लिए आपने, और युवा बहुत खुश थे, मेरा कल रिएक्शन जब मैं लोगों से मिली युवाओं से, कि एक बार आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे फिर दोबारा परीक्षाएं लेंगे तो आपको दोबारा फी नहीं पे करनी, अब नहीं करना पड़ेगा। बार बार पैसा देना पड़ता था, फॉर्म भरो, सब कुछ करो। अब इतना इजी कर दिया, एक बार जो आप फॉर्म भरेंगे 200 रुपये देंगे, जो भी देंगे, उसके बाद में आप जब भी एग्जाम देंगे फ्री एग्जाम है। अब आप कभी भी दें, कितनी बार भी दें, आपको फ्री एग्जाम। युवाओं के लिए मैंने बहुत किया भाई, युवा विकास कल्याण कोष बनाया हम लोगों ने, करीब 500 करोड़ रुपए से बनाया अभी। और तो राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक कर रहे हैं, 150 करोड़ रुपए रख रहे हैं उसके लिए, 150 करोड़ रुपए, तो कोई कमी नहीं रखी। सर एक बात, क्योंकि और IT पे हमने बहुत संस्थाएं खोली, वो सब युवाओं के लिए है, वो हर एक व्यक्ति समझ नहीं सकते हैं। IT में जो संस्थाएं खोल रहे हैं, इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, जोधपुर में 600 करोड़ रुपए की लागत से फिनटेक यूनिवर्सिटी बन रही है और इंस्टीट्यूट बन रही है, सब एविएशन यूनिवर्सिटी बन रही है जयपुर में। सिविल एविएशन में मिनिस्टर रहा हूँ 35-40 साल पहले, तो मुझे मालूम है कि मैं मांग करता था कि आप टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दो। कल सर इतनी पॉपुलर डिमांड थी, वो नहीं हो पाया। अब मेरे हाथ से लिखा हुआ था, अब मैंने टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दिया। आप पूछिए होटलियर्स को, ट्रेवल एजेंट को और टूर ऑपरेटर को, कितने खुश है वो। और मैंने कह दिया कल ग्रामीण टूरिज्म के लिए और छूट दे दी हमने, पैकेज दिया उनको हमने। अब आप बताइए, वो जो गाँव में लगेंगे टूरिस्ट के लिए, कोई रिसोर्ट बनाएगा, कुछ करेगा, उनको पूछिए कितना बड़ा फायदा उसको होगा। और सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी खोल दी मैंने यहाँ पर। मैंने फुर्सतगंज अमेठी के अंदर है, जब मैं 85 में मिनिस्टर था राजीव जी के साथ में, सिविल एविएशन टूरिज्म का, तब बनाई थी मैंने इंदिरा गांधी जी के नाम से फुर्सतगंज एकेडमी।
अब मैंने यहाँ पर सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी खोल दी राजस्थान के आपने अंदर, सर पुराना जयपुर। जैसे कहते हैं कि 50 साल का एक्सपीरियंस जो है इस बजट क्या में। हमारा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैं तो सेवक हूँ राजस्थान का। बिल्कुल। मेरी जिंदगी का जो अनुभव है, जब NSU में था 73 में, और मैं राजनीति उसके पहले ही आ गया, यूनिवर्सिटी के इलेक्शन लड़े तब से मैं सेवा में लगा हुआ हूँ। पीछे मुड़ के देखने का मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा है। चाहता हूँ तो नहीं मिल रहा मुझे तो। मैं तो इतनी लंबी राजनीति कर ली, तब भी मैं जब तक सांस है शरीर के अंदर तब तक मैं सेवा करता रहूंगा। सेवा में मेरी सांस जाए, सेवा करते करते, ये तमन्ना है। जैसे इंदिरा गांधी जी ने कहा था ना कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे खून का एक कतरा इस देश की मजबूती प्रदान करेगा। वही बात मेरे लिए लागू होती है कि मेरी एक एक सांस जो है सेवा के लिए, राजस्थान की सेवा में जा रही है। कोई, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी के लिए है, कोई भेदभाव नहीं है। और इसीलिए मैं मुख्यमंत्री तीसरी बार बना हूँ। मेरी कम्युनिटी का, जिसको माली कहते हैं, सैनी कहते हैं, कुछ लोग कुशवा कहते हैं, एक MLA है असेंबली में हमारी पार्टी, और वो मैं खुद ही हूँ। खुद है आप, बिल्कुल। तब बता दीजिए, अगर खुद ही हूँ तो मुख्यमंत्री हूँ, इसका मतलब छत्तीसी कौम जो है, ब्राह्मण हो, जाट हो, राजपूत हो, गुजर हो, सर्व जाति के सुतार हो, कुमार हो, कोई कम्युनिटी हो, वो सब मुझे स्वीकार कर रहे हैं, तभी तो मैं हूँ। बिल्कुल सर, वरना मैं कैसे बनता बताओ। बिल्कुल मुख्यमंत्री बनना 3 बार सोनिया गांधी जी बिल्कुल सर। ने पहचान जो मेरी करी होगी 98 के अंदर, ये तो उनकी पहचान को दाद दो आप लोग प्रदेशवासी। बिल्कुल कि सोनिया गांधी जी ने पहचान करी और मुझे मुख्यमंत्री बनाया, जबकि मैं तो कोई उम्मीदवार भी नहीं था उस वक्त में। और फिर राजस्थान में सर आप ऐसे जबरदस्त काम कर रहे हैं जो राजस्थान की जनता को, आखिरी व्यक्ति को, तो गाँव कांग्रेस पे सोनिया जी को खुशी होती होगी कि जो उनकी थीम है बिल्कुल, वो बिल्कुल प्रो पुअर है। राहुल गांधी भी प्रो पुअर है। उनको कितनी खुशी होती होगी जो मेरे फैसले होते होंगे सोशल सिक्योरिटी के, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कल दोनों को मैं जानता हूँ, उनकी भावना को मैं जानता हूँ। और यही वजह है कि सर धरातल पे आप उसको लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, जो वहाँ की सोच है, जो उनकी सोच धरातल में है। तो आएंगी। बिल्कुल। पिछली बार भी बीजेपी वाले ही कहते थे घोषणाएं होगी, लागू कैसे होगी, पैसा कहाँ से आएगा। तो मैंने कहा जादू से आएगा, मैंने मजाक में कहते। जी, अब फिर वही बोल रहे हैं, रागल पा रहे हैं। पिछला बजट भी हमने 90% से ज्यादा पूरा कर दिया है। बिल्कुल सर, हर MLA खुश है। साहब घोषणा ही नहीं हुई, आपने तो कमाल कर दिया, कमाल लागू हो गई हमारे वहाँ। 70 साल में कॉलेज खुली 250 आज तक मैंने खोल दिए 1 साल में, पिछले बजट के अंदर, और पहले वाले मिला के 211 खोल दिए हम लोगों ने। 94 गर्ल्स के लिए खोल दी। और ये कहते 500 लड़के जहाँ होगी गांव में, कस्बे में, वहाँ कॉलेज बना दिया जाएगा। ऐसी कोई घोषणा कर सकता है? बिल्कुल सर। उड़ान पे बात करना चाहेंगे कि आपने उड़ान के लिए सैनिटेशन, उड़ान के सुनिए आप, पूरे प्रदेशवासियों की महिलाओं के लिए 12 नैपकिन फ्री दे रहे हैं। बिल्कुल, संकोरे महिलाएं बोलती नहीं है, घूंघट में रहती है बेचारी, कपड़ा लगाती है या रुई काम लेती है, हाइजीन होता नहीं है, गंदे होते हैं, बीमार हो जाती है। किसी को कैंसर, किसी को बार बार ये इन्फेक्शन, किसी के बांझ बन जाती, बच्चा पैदा नहीं होता है। बिल्कुल सर। ये बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। क्रांतिकारी। अब हम कहते हैं कि आंगनबाड़ी वर्कर्स के माध्यम से, आशा सेवा के माध्यम से घर घर में हम सब बंटवाएंगे। बंटवाने लग गए हम लोग। छोटी मोटी कमियां रहती है, नई नई स्कीम लागू होती है तो कहीं क्वालिटी की बात आ जाती है, कहीं टाइम में मिला नहीं, ये बातें होती है, ठीक करेंगे। 1000 करोड़ रुपए की लागत से हम लोग हर महिला को 12 नैपकिन देंगे। वही जो अमीर लोग काम लेते हैं, उनकी महिलाएं काम लेती है, उसी ढंग का गरीब का परिवार भी वही काम ले, नैपकिन। ये मेरा संकल्प है सर आपका। आखिरी जो सवाल सर, वैसे तो अब ये मायने नहीं रखता, लेकिन कल जो शुरुआत में बीजेपी ने करने की कोशिश की सर, वो पूरा एपिसोड था क्या, कंट्रोवर्सी थी क्या सर? देखिए, उनका नाटक तो और कारण से था। वो चाहते थे आज राजस्थान पर सुन रहा बजट को, गांव लोग बैठे हुए थे, कल कस्बों में बैठे हुए थे, विश्वविद्यालय में, कॉलेज में बैठे हुए थे, तो वो चाहते थे कि इन सबको डिस्टर्ब कर दो। बाकी कोई बात नहीं थी। तीसरे पेज जो था वो एक्स्ट्रा आ गया, पिछली बजट का पेज आ गया, वो क्यों होती है? बिल्कुल सर। और तीसरे पेज में हमारे इस बार के बजट में घोषणाएं थी। कन्फ्यूजन से वो ह्यूमन एरर थी, गलती से लग गया होगा। जो बेचारे 7 दिन तक कमरों में बंद रहते हैं, काम करते हैं, छोटी मोटी गलती हो जाती मान लीजिए। वो मैं 8 मिनट आज लिखा अखबारों में, कोई 8 मिनट नहीं था,
2 पैरे खाली थे, बाकी 2 पेज तो मेरे वही थे जो मेरे के थे। बिल्कुल सर। 2 पैरे 3 नंबर पेज के 2 पैरे थे। वो जो मैंने पढ़ा मुझे खुद को सको मैंने उल्टा सीधा किया पहले वाले पेज को। मैं कहा ये क्या हो गया। इतने में हमारे महेश जोशी जो सीपी बाबा आगे इशारा किया था ये वही दूसरा पेज आ गया। उन्होंने रोक दिया उसको क्योंकि मैं वो पढ़ लेता उनको मालूम ही नहीं पड़ता, परंतु जो बड़ी कॉपी बटी है उसमें फर्क आता तो वो तो उचित नहीं था ना। इसलिए मैंने रुक गया वहां पर और उस पेज को निकाल दिया हमने और चेक कर लिया भाई ये क्यों कैसे आ गया बस। और उसको बिना मतलब पौन घंटा खराब कर दिया हल्ला करके। उनको तो करना था हल्ला न्यूज बनाने के लिए। बिल्कुल सर, क्योंकि बजट वो तो के मालूम था विकल्प- बजट शानदार आने वाला है, कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, मीडिया से बातें कर पाएंगे, मुंह छिपा के जाना पड़ेगा, इतने सब नाटक किया और सर गया। ये हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा, यहाँ तक पायलट साहब ने भी टेबल बजाई। सर इसको कैसे आप देखते अच्छी हैं? बात है ना, टेबल सब बजाओ। बिल्कुल सर। बजाना सर, चाहिए सबको। बिल्कुल इस पूरे बजट को ये मान लें, आपको कहीं जाना है, इस पूरे बजट को ऐसा मान लिया जाए कि ये सामाजिक सुरक्षा का अशोक कवच है, सभी की सुरक्षा मेरा कोई के लिए। कवच नहीं है, मैं हाईकमांड और हमारी कांग्रेस की जो प्रिंसिपल पॉलिसी प्रोग्राम, हमारी नीति है कांग्रेस की, हमारे सिद्धांत और हमारे कार्यक्रम जो महात्मा गांधी के जमाने से, पंडित नेहरू के जमाने से, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और अम्बेडकर साहब का संविधान, ये मैं याद रखता हूँ हमेशा, ठीक है। और हमारी हाईकमांड की सोच, उसको लेके मैं हमेशा जिंदगी में राजनीति करता आया हूँ और सेवा करता आया हूँ। बिल्कुल। प्रिंसिपल पॉलिसी प्रोग्राम, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। देखिए बजट तो क्या है, हर सरकार अपने बजट की तारीफ करती है, लेकिन जब उसी बजट की तारीफ गांव का गरीब करे, युवा करे, महिलाएं करें और किसान करें, तब लगता है कि शायद प्रदेश क्रांति की ओर है, प्रदेश विकास की ओर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस पूरे इंटरव्यू में एक खास बात सुनने को मिली, जो उन्होंने कहा कि मैं आखिरी सांस तक राजस्थान की सेवा करना चाहता हूँ।